तो अब अगर हम बात करें जीएसटी विद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट की, तो अगर जीएसटी के साथ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट भी आ जाए तो फिर उस केस में हम जीएसटी का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो हमें समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने अपने चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर पढ़ा था। जिसने नहीं पढ़ा तो उसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, तो एक बार ध्यान से सुन लो। तो अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की बात करूं तो हैं तो ये दोनों के दोनों हमारे डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। डिस्काउंट की वजह से गुड्स के प्राइस में कमी आती है, गुड्स का प्राइस कम होता है, तो डिस्काउंट चाहे किसी भी तरीके का हो वो हमेशा गुड्स के प्राइस को कम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात करूं तो ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? अगर आप किसी सामान को बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हो, लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हो, तो उस केस में आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड बाय द सेलर टू द बायर फॉर बल्क परचेजेस। तो अगर आप बल्क में सामान परचेज करते हो तो सेलर जो है बायर को ट्रेड डिस्काउंट देता है। वहीं अगर मैं कैश डिस्काउंट की बात करूं तो कैश डिस्काउंट कब मिलता है? कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करवाया जाता है सेलर के द्वारा बायर को, लेकिन किस चीज के लिए? फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक और अर्ली। सेलर जो है हमेशा ये चाहता है कि बायर उसे जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे, तो सेलर जो है बायर को कैश डिस्काउंट ऑफर करता है कि अगर तुम मुझे जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें कुछ कैश डिस्काउंट दे दूंगा। तो सेलर जो है कैश डिस्काउंट देता है फॉर अर्ली पेमेंट। जबकि ट्रेड डिस्काउंट जो है सेलर तभी देगा जब बायर बल्क में गुड्स को परचेज करेगा। अब अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन की बात करूं तो ट्रेड डिस्काउंट जो है हमेशा लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करा जाता है। इट इज प्रोवाइडेड एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस। आपको एक फिक्स परसेंटेज दे रखा होगा कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो उस ट्रेड डिस्काउंट के परसेंटेज को जो है आप लिस्ट प्राइस के ऊपर लगाओगे। लिस्ट प्राइस क्या होता है? तो लिस्ट प्राइस का मतलब आप समझ सकते हो एमआरपी। किसी भी सामान के ऊपर जो उसकी एमआरपी लिखी होती है वो उसका हाईएस्ट प्राइस होता है। अभी हम एग्जांपल से देखेंगे तब समझ में आएगा। इट इज डिडक्टेड इन द बिल इटसेल्फ एंड दस नॉट रिकॉर्डेड शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है वो आपके बिल के अंदर लेस हो जाता है, और बायर एंड सेलर दोनों में से कोई भी ट्रेड डिस्काउंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करता। ट्रेड डिस्काउंट जो है कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो नहीं होता। अगर मान लो आप सेल कर रहे हो तो उस केस में आप जो है अपनी सेल को नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। नेट वैल्यू का मतलब क्या है? सेल का प्राइस यानी लिस्ट प्राइस। ये सेल के प्राइस को हम लिस्ट प्राइस बोल रहे हैं। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। मान लो लिस्ट प्राइस है 1 लाख और ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। तो यहाँ पर जो आपका नेट वैल्यू आएगा वो आएगा 90,000। 1 लाख माइनस 10,000 90,000। तो सेलर जो है हमेशा अपनी सेल को 90,000 पे रिकॉर्ड करेगा, ना कि 1 लाख पे। 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट उसने अपने बिल के अंदर लेस कर दिया, उसके बाद वो अपनी सेल जो है 90,000 पे रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि 10,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो नहीं होता। उसी तरह अगर मैं बायर की बात करूं तो जिसने गुड्स परचेज करा होता है वो भी नेट वैल्यू पे अपनी परचेजेस को रिकॉर्ड करता है। नेट वैल्यू का मतलब हो गया लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। इस परचेजेस का मतलब है लिस्ट प्राइस। सेम वही बात हो गई। अगर मान लो 1 लाख की परचेज है तो उसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10% का मतलब हो गया 10,000। 1 लाख में से 10,000 लेस करेंगे 90,000 आ जाएगा। तो जो बायर है वो 90,000 पे अपने परचेजेस को रिकॉर्ड करेगा। 10,000 कहीं पर भी शो नहीं होगा, ना ही सेलर की बुक में और ना ही बायर की बुक में। तो समझ में आ रही है बात? अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो गुड्स का लिस्ट प्राइस है 20,000 और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। सोहन ने गुड्स सेल करें रमेश को, तो यहाँ पर सोहन और रमेश दोनों में से कोई भी 10% के ट्रेड डिस्काउंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेगा। यहाँ पर नेट वैल्यू कैसे निकलेगा? लिस्ट प्राइस है 20,000 और इसी 20,000 का 10% होगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का जो परसेंटेज दिया होता है वो हमेशा लिस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है। तो 20,000 का 10% हो गया 2,000। 20,000 में से 2,000 लेस करेंगे 18,000 हमारा नेट वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर सोहन अपनी सेल को 18,000 पे रिकॉर्ड करेगा और रमेश भी अपनी परचेजेस को 18,000 पे रिकॉर्ड करेगा। तो क्लियर है? अब अगर मैं कैश डिस्काउंट की बात करूं तो कैश डिस्काउंट जो है सेलर देता है बायर को फॉर अर्ली पेमेंट। कैश डिस्काउंट जो है हमेशा उस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होता है जो अमाउंट बायर सेलर को कैश में पे करता है, क्योंकि कैश डिस्काउंट दिया ही इसीलिए जा रहा है कि बायर जो है सेलर को जल्दी से जल्दी कैश पेमेंट कर दे। अब यहाँ पर मैं कैश पेमेंट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि चेक से पेमेंट नहीं हो सकती। अकाउंट्स के अंदर कैश हो चाहे चेक हो, दोनों एक ही बात होती है। आप कैश में पेमेंट कर दो या फिर बैंक के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो या चेक दे दो, सब कुछ एक ही बात है। यहाँ पर सेलर का कैश डिस्काउंट देने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि उसे जल्दी पेमेंट चाहिए, अर्ली पेमेंट चाहिए। लेट सपोज बायर ने जो है सेलर से 1 लाख का सामान परचेज करा,
लेकिन बायर जो है सेलर को परचेस करते टाइम पर सिर्फ 60,000 की पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर सेलर जो है कैश डिस्काउंट भी सिर्फ 60,000 रुपए पर ही देगा, पूरे 1 लाख रुपए पर नहीं देगा। जितनी पेमेंट बायर सेलर को जल्दी कर देगा उतनी ही पेमेंट पर सेलर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा। तो कैश डिस्काउंट का जो है जनरली एक परसेंटेज दे रखा होता है। अगर मान लो बायर ने 1 लाख का सामान परचेस करा तो सेलर कह रहा है कि जितनी पेमेंट तुम अभी मुझे कर दोगे उतनी पेमेंट पे मैं तुम्हें 2% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। तो यहाँ पर बायर ने सेलर को 60,000 रुपए की पेमेंट कर दी, तो सेलर जो है 60,000 का 2% कितना हो गया 1,200 रुपए। तो सेलर जो है 60,000 रुपए के ऊपर 1,200 रुपए का कैश डिस्काउंट दे देगा। तो अभी इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कैश डिस्काउंट जो है हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होगा, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों के दोनों अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। जो सेलर होता है उसके लिए कैश डिस्काउंट एक्सपेंस होता है, क्योंकि सेलर डिस्काउंट दे रहा है। सेलर अगर डिस्काउंट देता है बायर को तो सेलर का तो नुकसान है, उसमें सेलर को तो पैसा कम मिलेगा, तो सेलर के लिए कैश डिस्काउंट एक्सपेंस होता है, जबकि बायर के लिए कैश डिस्काउंट इनकम होता है। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी अलाउइंग द डिस्काउंट। तो जो पार्टी डिस्काउंट अलाउ कर रही है, सेलर जो है डिस्काउंट अलाउ करता है, तो सेलर के लिए कैश डिस्काउंट एक्सपेंस है, जबकि जो बायर होता है उसके लिए कैश डिस्काउंट इनकम है, इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग कैश डिस्काउंट। तो जो पार्टी कैश डिस्काउंट रिसीव कर रही है उसके लिए कैश डिस्काउंट इनकम है। तो समझ में आ रही है आपको बात। एग्जांपल अगर हम इसका देखें, सोहन अलाउज 5% कैश डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर इफ देयर पेमेंट इज रिसीव विद इन 15 डेज। तो सोहन यहाँ पर सेलर है, वो जो है अपने कस्टमर को 5% का कैश डिस्काउंट देगा अगर उसका कस्टमर 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दे। तो यहाँ पर सोहन चाहता है कि मेरा कस्टमर मुझे 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दे, तो यहाँ पर अर्ली पेमेंट की बात है। सोहन चाह रहा है कि मुझे जल्दी पेमेंट मिल जाए, तो जल्दी पेमेंट रिसीव करने के लिए सोहन जो है कस्टमर को एक लालच दे रहा है। अगर कस्टमर ने सोहन को 1 लाख रुपए देने तो उस केस में सोहन 5% का कैश डिस्काउंट दे देगा अगर कस्टमर उसे 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है। यहाँ पर अगर मान लो कस्टमर ने 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो 1 लाख का 5% कितना हो गया 5,000। तो कस्टमर जो है सोहन को 1 लाख के बदले सिर्फ 95,000 की पेमेंट कर देगा। तो कस्टमर का तो 5,000 की इनकम हो गई, 5,000 का फायदा हो गया, लेकिन सोहन का 5,000 का एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। तो समझ में आ रही है आपको बात। अब अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस हमें दे रखा है 20,000। लिस्ट प्राइस में से हम ट्रेड डिस्काउंट को लेस करते हैं तो 10% का यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है। 20,000 का 10% हो गया 2,000, तो यहाँ पर हमारा नेट वैल्यू या नेट पेबल आ गया 18,000। अब इस 18,000 के ऊपर हमेशा कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करा जाएगा। एक बात आप ध्यान से सुन लो, जीएसटी के अंदर कैश डिस्काउंट को लेकर बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करी जाती है, तो हम उन सब के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद। अभी आपको मैं कैश डिस्काउंट को लेकर जो बात बता रहा हूं आप सिर्फ उतनी बात सुनो। सबसे पहले लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, उसके बाद जो नेट वैल्यू आएगी उस नेट वैल्यू के ऊपर हमेशा कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 18,000 के ऊपर करेंगे। 18,000 का 5% हो गया 900, 18,000 में से 900 लेस करेंगे तो आ जाएगा 17,100। तो समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो अब हम वापस अपनी जनरल एंट्री के ऊपर चलते हैं, वहां पर तो हम बार बार ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से वहां पे बातें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे थे जीएसटी विद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब आपको क्लियर हो गया और कैश डिस्काउंट का मतलब भी आपको क्लियर हो गया। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता, जबकि कैश डिस्काउंट जो है सेलर के लिए एक्सपेंस होता है और बायर के लिए इनकम होता है। तो समझ में आ रही है आपको बात। तो जीएसटी के अंदर हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को लेकर टोटल 3 केसेस आएंगे। सबसे पहला केस होता है जहां पर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, यानी यहाँ पर कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं है। दूसरा केस आता है जहां पर सिर्फ कैश डिस्काउंट दे रखा है, यानी यहाँ पर कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता। फिर तीसरा केस आता है हमारे पास जहां पर हमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों एक साथ दे रखे हैं। अब देखो कैश डिस्काउंट के अंदर भी फर्दर 3 केसेस होते हैं। सबसे पहला केस होता है फुली पेड। लेट सपोज बायर ने जो है 1 लाख रुपए की परचेस करी और सेलर जो है 5% का कैश डिस्काउंट दे रहा है। तो उस केस में अगर मान लो बायर ने परचेस करते टाइम पर ही पूरे 1 लाख रुपए सेलर को दे दिए, यानी परचेस करते टाइम पर ही फुल पेमेंट कर दी, तो उस केस में सेलर जो है बायर को 1 लाख रुपए के ऊपर 5% का कैश डिस्काउंट दे देगा। यानी उस केस में बायर को जो है 1 लाख रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 95,000 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि 5% का तो कैश डिस्काउंट मिल गया। तो अगर परचेस करते टाइम पर ही बायर फुल पेमेंट कर देता है तो उस केस में उसको बोलेंगे हम फुली पेड। तो कैश डिस्काउंट जो है पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर भी मिल सकता है, यानी फुल पेमेंट के ऊपर भी मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बायर ने जो है पार्शियल पेमेंट करी, यानी बायर ने सेलर को 1 लाख रुपए देने थे, लेकिन बायर कह रहा है कि मैं अभी सिर्फ 60,000 रुपए दे सकता हूँ, बाकी के 40,000 रुपए मैं 1-2 महीने बाद दे दूंगा। तो इस केस में सेलर जो है 5% का कैश डिस्काउंट सिर्फ 60,000 रुपए के ऊपर देगा, पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं देगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट का मतलब ही यही होता है कि जितना कैश सेलर को मिलेगा उतने कैश के ऊपर सेलर जो है कैश डिस्काउंट देगा। तो ये हो गया हमारे पार्शियल पेमेंट।
तो पार्शियल पेमेंट का मतलब था कि परचेस करते टाइम पर ही बायर ने सेलर को कुछ पेमेंट कर दी। लेकिन अगर पेड लेटर की बात करें तो इसके अंदर बात हो रही है कि बायर ने परचेस करते टाइम पर पेमेंट नहीं करी, बल्कि 4-5 दिन बाद पेमेंट करी, 10 दिन बाद पेमेंट करी। कैश डिस्काउंट जो है एक ऑफर होता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम तक चलता है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। सेलर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बायर को कैश डिस्काउंट का ऑफर देता है कि अगर इस पर्टिकुलर टाइम में तुमने मुझे पेमेंट कर दी तो उस पेमेंट के ऊपर मैं तुम्हें इतने % का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज सेलर ने बोला कि अगर बायर ने अगले 15 दिन के अंदर अंदर मुझे पेमेंट कर दी तो मैं बायर को 5% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। तो यहाँ पर बायर जो है परचेस करते टाइम पर पेमेंट नहीं कर रहा, बल्कि 7-8 दिन में पेमेंट कर रहा है, 10 दिन में पेमेंट कर रहा है, यानी विद इन 15 डेज के अंदर पेमेंट कर दे रहा है। तो अगर 15 दिन के अंदर अंदर भी पेमेंट कर दी जाए तो उस केस में भी कैश डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा, लेकिन वो हमारे तीसरे केस के अंदर कवर होगा जिसको बोलेंगे हम पेड लेटर। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो इस तरीके से हमने अपने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर 3 केस आएंगे, उसके बाद इन्हीं के अंदर जहां जहां पर कैश डिस्काउंट आएगा वहां पर हमें चेक करना होगा कि कैश डिस्काउंट का भी हमारा इन तीनों में से कौन सा केस है, क्या फुली पेड का केस है, क्या पार्शियली पेड का केस है, या फिर पेड लेटर का केस है। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो सबसे पहले चलते हैं अपने पहले केस के ऊपर जो कि हमारा ओनली ट्रेड डिस्काउंट है। तो यहाँ पर अगर मैं पहले केस की बात करूं यानी ओनली ट्रेड डिस्काउंट, तो हमारा एग्जांपल है रमेश जो कि दिल्ली में रहता है, सोल्ड गुड्स इन कैश टू मुकेश। मुकेश भी हमारा दिल्ली में रहता है। यहाँ पर रमेश हमारा सेलर है और मुकेश हमारा बायर है। तो रमेश ने मुकेश को कैश में गुड सोल्ड करे, किस प्राइस पर सोल्ड करे, तो लिस्ट प्राइस हमें दे रखा है 1 लाख। तो लिस्ट प्राइस हमारा 1 लाख है। इसके ऊपर जो है रमेश 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है और साथ में जो है 9% का CGST लगाएगा और 9% का SGST लगाएगा। तो रमेश और मुकेश दोनों सेम स्टेट में, तो ये हमारी इंट्रा स्टेट सेल है, तो इसके ऊपर CGST और SGST लगेगा। अब देखो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो अगर हम लिस्ट प्राइस देखें तो वो है हमारा 1 लाख, उसके ऊपर जो है 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, तो 1 लाख का 10% होगा 10,000। तो अब हमारा जो सेल प्राइस आएगा जिसको हम नेट वैल्यू भी बोलते हैं वो आएगा हमारा 90,000। 1 लाख में से 10,000 लेस करा, 90,000 हमारा सेल प्राइस आ गया। इस 90,000 पर रमेश जो है अपनी सेल को रिकॉर्ड करेगा और इसी प्राइस पर मुकेश जो है अपनी परचेजेस को रिकॉर्ड करेगा। ये जो 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट है ये ना ही रमेश के बुक्स में आएगा और ना ही मुकेश के बुक्स में आएगा। उसके बाद रमेश ने जो है इस 90,000 के ऊपर 9% का CGST लगाया और 9% का SGST लगाया। अब ये CGST और SGST दोनों के दोनों इस 90,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा। सीधी बात है ना, जितना प्राइस बायर पे करेगा, जो प्राइस बायर और सेलर के बीच फाइनल होता है उसी प्राइस के ऊपर तो टैक्स कैलकुलेट होता है। लेट सपोज आप कोई मोबाइल खरीदने गए, मोबाइल है 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर जो है सेलर आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद मोबाइल आपको 90,000 का पड़ गया। तो अब इस 90,000 के ऊपर ही तो सेलर टैक्स लगाएगा ना। टैक्स जो है हमेशा सभी तरीके के डिस्काउंट लेस करने के बाद ही लगाया जाता है, ये तो एक जनरल सी बात है। लेकिन उसके बावजूद GST कब लगेगा कब नहीं लगेगा उसको लेकर सभी लोग अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें दे रखी हैं। तो हम जो है सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे कि आखिर हर जगह अलग अलग क्यों दे रखा है और सही क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद। तो अभी फिलहाल आप फटाफट इस एग्जाम्पल को देख लो, उसके बाद हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 1 लाख के ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। उसके बाद जो 90,000 का सेल प्राइस आया, इस प्राइस के ऊपर हम 9% का CGST लगाएंगे और 9% का SGST लगाएंगे, तो 8100 और 8100 ये हमारा CGST और SGST हो गया। उसके बाद इसको ऐड करेंगे, 90,000 रुपए के ऊपर टैक्स ऐड होगा तो आएगा 1,06,200। तो ये वो फाइनल प्राइस आ गया जो प्राइस मुकेश पे करेगा रमेश को। मुकेश जो है रमेश को इस गुड्स का 1,06,200 रुपए पे करेगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो रमेश हमारा सेलर है। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो प्राइस आया वो प्राइस सेलर के लिए सेल प्राइस है। उस प्राइस पर जो है सेलर अपनी सेल को रिकॉर्ड करेगा और सेल जो है वो सेलर के लिए रेवेन्यू होता है। तो यहाँ पर 90,000 का गुड सेल करने की वजह से सेलर का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रमेश का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ टैक्स की, तो रमेश हमारा सेलर है, सेलर गुड्स को सेल कर रहा है, तो सेल के ऊपर जो रमेश टैक्स रिसीव करेगा वो रमेश के लिए लाइबिलिटी कहलाएगा, वो रमेश के लिए आउटपुट GST कहलाएगा। यहाँ पर मुकेश जो है रमेश को 1,06,200 देगा जिसके अंदर ये दोनों टैक्स की अमाउंट भी आ गई। तो ये दोनों CGST और SGST रमेश के लिए आउटपुट GST है और आउटपुट GST हमारा लाइबिलिटी होता है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। इतनी बात तो अभी तक हम समझ के आ चुके हैं। उसके बाद अगर मैं इस 1,06,200 की बात करूं तो ये वो प्राइस है जो प्राइस मुकेश ने रमेश को फाइनली पे करा है। तो यहाँ पर रमेश के पास 1,06,200 का कैश आया है। कैश जो है हमारा असेट होता है और यहाँ पर जो है रमेश का असेट बढ़ रहा है और अगर असेट बढ़ेगा तो उसे हम डेबिट करेंगे।
तो बस हमारी जर्नल एंट्री बनके तैयार हो गई। रमेश जो है 90,000 की सेल रिकॉर्ड करेगा, जो रमेश का रेवेन्यू बनेगा। उसके बाद जो है रमेश 8100 का सीजीएसटी और 8100 का एसजीएसटी रिकॉर्ड करेगा, जिसको नाम दिया जाएगा आउटपुट जीएसटी, जो कि रमेश के लिए लायबिलिटी बनेगा। इसको रमेश क्रेडिट करेगा। उसके बाद फाइनली रमेश जो है अपने कैश अकाउंट को डेबिट करेगा 1,06,200 से। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। अगर हम जर्नल एंट्री को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले रमेश की बुक्स देखो, तो मैंने जो है सबसे पहले विदाउट जीएसटी एंट्री रिकॉर्ड करी है, ताकि आपको जो है उसके बाद विद जीएसटी की एंट्री अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर मैं विदाउट जीएसटी की बात करूं, तो अगर मान लो जीएसटी ना होता, तो उस केस में रमेश अपनी सेल की एंट्री रिकॉर्ड करता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल सी इतनी एंट्री रिकॉर्ड होती। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को बायर और सेलर में से कोई भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो नहीं करता। तो इसका मतलब है कि सेलर और बायर दोनों के दोनों अपनी सेल परचेज को 90,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर यहाँ पर जीएसटी ना होता, तो उस केस में ये सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात ना होती। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल सेल प्राइस आता वो 90,000 आता, जो कि रमेश का रिवेन्यू है। यहाँ पर रिवेन्यू इंक्रीज होता तो रमेश उसे क्रेडिट कर देता, बस बात खत्म हो जाती। रमेश के पास 90,000 का कैश आ जाता, दूसरी तरफ रमेश की 90,000 की सेल हो जाती, तो हमारी एंट्री बन जाती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 90,000। तो ये तो बात हो गई विदाउट जीएसटी की। अब अगर मैं इसके अंदर जीएसटी को ऐड कर दूं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट तो रिकॉर्ड होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और सेल की अमाउंट भी 90,000 से ही रिकॉर्ड होगी। सेल जो है अभी भी 90,000 की है, लेकिन रमेश के पास इस बार 1,06,200 का कैश आया है, तो रमेश जो है अपने कैश अकाउंट को 1,06,200 से डेबिट करेगा। सेल अभी भी 90,000 की है। बाकी जो ये डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस है हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी का, जो कि रमेश के लिए आउटपुट जीएसटी है। तो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी होता है, जिसे रमेश क्रेडिट करेगा। तो यहाँ पर हमने जीएसटी को क्रेडिट करा था, तो ये आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट हो गया 8100 और आउटपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट हो गया 8100। तो ये हमारी एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट 1,06,200 टू सेल्स अकाउंट 90,000 टू आउटपुट सीजीएसटी 8100 टू आउटपुट एसजीएसटी 8100। तो समझ में आ गई आपको बात? सेल की एंट्री रिकॉर्ड हो गई। तो ये तो हो गई सेलर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बायर यानी जो हमारा मुकेश है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेगा, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल उल्टा सोचना है। अभी हमने सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, लेकिन अब हम जो है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, यानी मुकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो बायर अगर गुड्स को परचेस कर रहा है, तो उस केस में बायर के लिए वो परचेजेस है। अगर हम गुड्स को परचेस करते हैं, तो विदाउट जीएसटी एंट्री कैसे रिकॉर्ड होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने आपको अभी बताया कि मुकेश और रमेश दोनों के दोनों अपनी परचेज और सेल को 90,000 रुपए के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर जीएसटी नहीं है, तो उस केस में बात 90,000 रुपए के ऊपर ही खत्म हो जाएगी। रमेश के लिए ये 90,000 रुपए सेल की अमाउंट है, लेकिन मुकेश के लिए तो ये 90,000 रुपए परचेजेस की अमाउंट है। तो यहाँ पर मुकेश जो है 90,000 रुपए के ऊपर अपने परचेजेस को रिकॉर्ड करेगा, और 90,000 का ही कैश मुकेश ने पे करा है। तो एंट्री बन गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो समझ में आ गई बात? अब अगर मैं इसके अंदर जीएसटी को ऐड कर दूं, विद जीएसटी अगर हम बात करें, तो अभी भी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। और इस बार भी परचेजेस जो है 90,000 से ही रिकॉर्ड होगी। जिस तरह यहाँ पर सेल 90,000 से रिकॉर्ड हुई थी, उसी तरीके से यहाँ पर परचेजेस 90,000 से ही रिकॉर्ड होगी। लेकिन यहाँ पर इस बार मुकेश की जेब से 90,000 रुपए का कैश नहीं गया, बल्कि 1,06,200 का कैश गया है। 1,06,200 रुपए मुकेश ने रमेश को पे करे, जबकि जो हमारे परचेजेस है वो 90,000 रुपए है। तो ये जो बीच का डिफरेंस आ रहा है, ये मुकेश के लिए इनपुट जीएसटी बनेगा। यहाँ पर अगर हम सेलर के लिए इस जीएसटी को आउटपुट जीएसटी बोल रहे हैं, तो बायर के लिए तो ये जीएसटी इनपुट जीएसटी कहलाएगा, और इनपुट जीएसटी बायर का असेट होता है। तो परचेज करने की वजह से बायर का इनपुट जीएसटी बढ़ रहा है, यानी बायर का असेट बढ़ रहा है, और अगर असेट बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मुकेश जो कि बायर है, वो अपने इनपुट जीएसटी को डेबिट करेगा। इनपुट सीजीएसटी हो गया 8100 और इनपुट एसजीएसटी हो गया 8100। तो यहाँ पर मुकेश के बुक्स में परचेजेस की एंट्री रिकॉर्ड होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 90,000, इनपुट सीजीएसटी 8100, इनपुट एसजीएसटी 8100 और टू सेल्स अकाउंट 1,06,200। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो हमने जो है सेलर की बुक्स में भी एंट्री रिकॉर्ड करना सीख लिया, और बायर की बुक्स में भी एंट्री को रिकॉर्ड करना सीख लिया। तो ये हमारा पहला केस हो गया, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, ओनली ट्रेड डिस्काउंट का केस था। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कैश डिस्काउंट नहीं दे रखा था। तो ये आपको क्लियर हो गया?